हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इससे पहला चैप्टर कराया था। उसमें था वाच्य के बारे में आप समझते होंगे, और कहीं कोई कुछ रह गया तो सैटरडे हमारी आपकी मीटिंग होती है, आप उसमें पूछ सकते हैं मुझसे। वैसे भी मैंने आपको टाइम दे दिया है कि आफ्टर 3 o'clock 3 बजे से 4 बजे के बीच में आप मुझे कॉल करके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी समस्या आपको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। अब बच्चों, इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन आंसर वो मैंने पीडीएफ और भेज दिया, वो आपने कर लिया होगा। नहीं किया हो तो आप कर लें, ठीक है। साथ के साथ बात करते रहिए। अब चलते हैं व्याकरण में ही अगला चैप्टर है, चैप्टर 3 है पद परिचय। जैसे मैंने उस दिन आपको इस चैप्टर की रीडिंग कराई थी, तो रीडिंग के साथ साथ बेटा अब आपको इसका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसे, बहुत अच्छे से आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब पढ़ रखा है। केवल आपको रिवीजन करना है, थोड़ा सा और पढ़ना है उसे। आपको पीछे जाना है और पीछे जाके ये याद करना है कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या अभिकारी शब्द या विकारी शब्द में आपको क्या पढ़ाया था, वो सब आपको याद करना है। फिर आप पद परिचय आसानी से कर सकते हैं। अब पद का अर्थ क्या है? पद का अर्थ है, जो पद का मतलब होता है, पद में शब्द भी होता है। पद का मतलब है शब्द, पद का मतलब होता है पद अर्थात शब्द, शब्द ही होता है। और पद, वो शब्द का पद कब बनता है? जब वो शब्द व्याकरणिक नियमों में बन जाता है, तब उसे पद कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने राम। अब राम क्या है? एक शब्द है। अब ये पद नहीं है, राम एक शब्द है। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो व्याकरण के नियम बन जाता है। हम लिख देते हैं राम बहुत राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब ये हमने पूरा सेंटेंस बना दिया। अब यहाँ ये राम एक पद हो गया, दूसरा पद पढ़ता है और तीसरा पद है। अब ये तीनों पद हो गए। क्यों? ये हमारा वाक्य बन गया, एक सेंटेंस बन गया, इसलिए ये यहाँ पद हो गया। और इसमें व्याकरण के नियम बन गया, इसलिए राम सब्जेक्ट है यानी उद्देश्य है, और पढ़ता है प्रेडिकेट यानी कि विधेय है। राम सब्जेक्ट करता है और ये इसकी क्रिया है, इसलिए यहाँ ये अब पद हो गया, क्योंकि इसका वाक्य प्रयोग हो गया, पूरे का वाक्य हो गया, पूरा वाक्य प्रयोग हो गया। और वाक्य प्रयोग होने पर इसके अलग अलग पद हो गए। अगर हमने अलग अलग लिख देंगे, राम ने यहाँ लिख दिया, पढ़ता इधर यहाँ लिख दिया, है इधर लिख दिया, तो ये हम पढ़ सकते हैं, इसे कह सकते हैं, लेकिन ये शब्द होगा पद नहीं। ओके, इतना आपको समझ आ गया? ये हो गया हमारा पद परिचय। यानी पद का मतलब है कि जो शब्द व्याकरणिक नियमों में बन जाता है उसे हम पद कहते हैं। अब पद के भेद, पद के कितने भेद हैं बच्चों? पद के 2 भेद हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं? विकारी और अविकारी। जैसे मैंने आपको बता रखी है, पद के 2 भेद हैं, पहला है विकारी और दूसरा है पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। अब विकारी शब्द के भी 4 भेद हैं और अविकारी शब्द के भी 4 भेद हैं। विकारी शब्द के 4 भेद हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया और विशेषण, ये अविकारी शब्द के 4 भेद हैं। आज मैं पहले आपको ये विकारी शब्द ही पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, फिर आप रीडिंग कर लेना। अदर कुछ जो भी बुक है आपके पास उससे रीडिंग करेंगे तो ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम संज्ञा को समझाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद हैं, समूहवाचक और पदार्थवाचक। तो कुल मिलाकर संज्ञा के कितने भेद हुए? संज्ञा के 5 भेद हुए। संज्ञा लेते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के 2 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद हैं संज्ञा। अब इस जातिवाचक के 2 भेद हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं जातिवाचक के? एक तो पहला है पदार्थवाचक, और दूसरा है समूहवाचक, जो आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 प्रकार की संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसे आपको समझना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, विशेष प्राणी, किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम पर संज्ञा देते हैं। प्राणी यानी व्यक्ति का मतलब होता है किसी विशेष वर्ग से, जैसे हाथरस। अब हाथरस क्या है? शहर का नाम है, तो यहाँ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगरा भी एक शहर का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद कोई भी किसी वस्तु का नाम लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया ताजमहल, तो ताजमहल क्या है? इमारत है, बिल्डिंग है, तो ताजमहल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी नदी का नाम लेते हैं, गंगा, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी नाम को ही संज्ञा कहते हैं, जो नाम है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, अब चलते हैं जातिवाचक संज्ञा पर। जातिवाचक संज्ञा यानी जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में आता है, एकवचन में आता है। जातिवाचक संज्ञा में नाम नहीं होता, समूह होता है। जैसे लड़की क्या है? लड़की जाति है, कोई भी लड़की हो सकती है। लड़का, वो भी कोई भी जाति का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी भी उम्र का हो सकता है, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का हो सकता है। जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी ये सभी जातियां हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्वत, शहर, नगर, गांव, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस पद समूह से, जिस शब्द से हमें किसी विशेष भाव का ज्ञान होता है या बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, मीठा, मिठास, या फिर कड़वापन, असत्यता या झूठा सच्चा, बहुत से भाव होते हैं हमारे, वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद मैंने बताया आपको, पदार्थवाचक और ये समूहवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा कोई भी धातु हो सकती है, ठोस, द्रव अथवा गैस, कुछ भी हो सकता है, तो सभी पदार्थवाचक के अंतर्गत आ सकता है। जैसे पदार्थ दूध है, कोयला है, लकड़ी है, पानी है, तेल है, ये सभी पदार्थवाचक संज्ञा है, जिससे दूसरी वस्तु बनाई जाती है, वो सभी पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ सकती है। अब यहाँ कुर्सी कहेंगे तो कुर्सी जातिवाचक हो जाएगी, लेकिन हमने लकड़ी कह दिया तो लकड़ी पदार्थवाचक हो गई। इतना हो गया, आपको समझ आ गया? अच्छा, अब चलते हैं समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है जहां जिसमें समूह होता है, ग्रुप होता है। जैसे गुच्छा, जिसमें अंगूर का गुच्छा होता है, चाबियों का गुच्छा हो सकता है, तो वो समूहवाचक। सेना, शिक्षकगण, अध्यापक मंडल, छात्र समूह या सभा, जनता, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इतना आपको समझ आ गया? यानी संज्ञा के जितने भेद हैं, 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, पदार्थवाचक और समूहवाचक। इस प्रकार को मिलाकर संज्ञा के कितने भेद हुए? 5 भेद हुए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। कुल मिलाकर संज्ञा के 5 भेद हुए। अब चलते हैं बच्चों सर्वनाम पर। क्रम से मैं आपको समझाऊंगी। अब चलते हैं सर्वनाम पर। तो सर्वनाम के भी कितने भेद हैं, इसे हम रिमूव करते हैं। अब सर्वनाम के भेद बताते हैं। ये तो हो गए हमारे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद के बाद अब हम चलते हैं सर्वनाम के भेद पर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद लिखेंगे हम यहाँ पर। हाँ, तो बच्चों मैं आपको संज्ञा के साथ बारे में बताया। अब चलते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम के आपने पढ़े होंगे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सबसे पहले परिभाषा बताते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने
यह, वह, तुम्हारा, मेरा, अपना, उसका, ये सभी संज्ञा के सर्वनाम के भेद होते हैं, सर्वनाम के उदाहरण। अब सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इन 6 सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, थोड़ा सा बताऊंगी, जिससे आपको समझ आएगा, रिवीजन हो जाएगा, तो आप कंपार्शन बहुत इजीली कर पाएंगे। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम, तो बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जो सर्वनाम किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम की जगह राम पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है, या यह पुस्तक है, वह लड़का है, यह तुम्हारा है, यह तुम्हारा बस्ता है, तुम्हारा थैला है, यह तुम्हारा कलम है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी बेटा 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अंतिम पुरुष। कितने भेद होते हैं? प्रथम पुरुष, सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां बताता हूं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन सा है? इसके 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं इसके? 3 भेद कौन कौन से हैं? पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। जो आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, प्रथम, मध्यम, उत्तम, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वही हिंदी में है पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष किसे कहते हैं ये थोड़ा सा समझ लीजिए। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो उत्तम पुरुष में कौन आएगा? जो वक्ता होगा, जो बात को कहने वाला होगा, जो समझाने वाला होगा, वही उत्तम पुरुष होगा। जैसे हम, मैं, आपका, मुझको, तुम्हारा, ये सभी उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। अब आता है बच्चों मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है? जिसके संबंध में बात की जाती है, जिसके संबंध में जिससे बात कही जाती है वो होता है मध्यम पुरुष। जिससे बात हम कहते हैं, जिसको संकेत करते हैं, जिससे बात कहते हैं, वो आता है हमारा मध्यम पुरुष। जैसे तुम, तुम्हारा, तुमको, आपका, ये सभी मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है बच्चों अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष यानी जो उपस्थित नहीं होता, जिसके संबंध में बात की जाती है, वो होता है अन्य पुरुष। जैसे उसका, उसके लिए, उसको, उसने, ये सभी अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो कितने हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम के? 3 भेद, तीनों भेद हो गए। अब चलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? यानी निजवाचक सर्वनाम का मतलब है कि जहां निजता के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जहां निजता के लिए प्रयोग किया जाता है, जो सर्वनाम निजता के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, अपना, अपनापन, यथा, ये सभी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे और सेंटेंस बना सकते हैं, उसने अपना काम अपने आप किया, वो स्वयं ही चला गया। तो ये सभी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति का बोध कराने वाले जो सर्वनाम होते हैं, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति, स्थान, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे यह लड़का, वह घर, वह पेड़, यह कलम, वह औरत, वह लड़की या वह पशु, ये निजता के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ये निश्चय है इससे कि वह लड़का ही है, वह थैला मेरा है, उस कुर्सी पर मैं
यानी ये निश्चयवाचक है, इसमें निश्चयता आ रही है कि हाँ यह उसी का है, या वह लड़की है या वह लड़का है, तो यहाँ ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध जो नहीं कराती, जिसमें अनिश्चय होता है। अनिश्चयवाचक जहाँ शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होती है। जैसे दूध में कुछ पड़ा हुआ है, तो कुछ पड़ा हुआ है इसलिए यहाँ अनिश्चयवाचक है। बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है, यानी कोई खटखटा रहा है, अब ये पता नहीं है कौन है, तो इसलिए यहाँ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बच्चों आगे चलते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। ये है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो यानी संबंध का मतलब होता है जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध को जो सूचित किया जाता है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध को सूचित करने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वही काम करो जो उचित हो। जो झूठ बोलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता, जो डरता है उस पर डर हमेशा हावी रहता है। तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अब आगे है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होता है या प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है या प्रश्न के रूप में किया जाता है, उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कहाँ, कब, क्यों, किसको, किसके लिए, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, और क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। तो कहाँ जा रहे हो यानी उसने प्रश्न पूछा है, तो यहाँ कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, अब चलते हैं आगे बच्चों क्रिया की ओर। अब बताएंगे आपको क्रिया के बारे में कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया के बारे में आपको बताते हैं, और क्रिया में आपको क्रिया और विशेषण ये नेक्स्ट वीडियो में बताते हो। ओके, थैंक यू।